हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम काई स्क्वायर टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो जानेंगे कि काई स्क्वायर टेस्ट को हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं। ठीक है। और उसका वर्किंग रूल क्या होता है। उसके बाद हम काई स्क्वायर टेस्ट पर टू प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले काई स्क्वायर टेस्ट पर और समझते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं। ठीक है। द काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए काई स्क्वायर टेस्ट का जो हम यूज करते हैं वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करने के लिए यूज करते हैं। किसके बीच में? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में। यानी जब भी आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक करना है, उस सिचुएशन में आप काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। यानी मेन बात तो ये है कि काई स्क्वायर टेस्ट का आप यूज तब करेंगे जब आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी। यानी मेन फोकस किस पर है काई स्क्वायर टेस्ट का? फ्रीक्वेंसी पर है। तो अगर बात किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी की बात होगी, फ्रीक्वेंसीज की बात होगी, तो तब वहां पर आप काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। अब आते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का यूज हम और किस सिचुएशन में कर सकते हैं। तो द काई स्क्वायर टेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड टू टेस्ट इंडिपेंडेंस एंड गुडनेस ऑफ फिट। तो जब भी कभी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें उस डिस्ट्रीब्यूशन की गुडनेस को चेक करना है, तब भी आप काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करेंगे। या जब भी आपको वेरिएबल्स के बीच में डिपेंडेंसी की बात करनी है या इंडिपेंडेंसी की बात करनी है, तो उस सिचुएशन में भी आप काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। अब जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले उसको हम समझेंगे। तो द टेस्ट स्टैटिक काई स्क्वायर क्या है आपका? ये टेस्ट स्टैटिक बोलते हैं हम इसको, जिसकी वैल्यू के बिहाफ पर आप फ्रीक्वेंसीज के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक करते हैं। तो काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या डिफाइन है? काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। क्लियर? तो काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आप सिंपली इसको याद करते सकते हैं कि समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। ठीक है। यहां पर आप आई इक्वल टू 1 to n लिखें या ना लिखें, ये अंडरस्टूड पार्ट है। अब इस फॉर्मूले में जो सिंबल्स हमने यूज किए हैं, ओ आई, ई आई और ये एन, ये क्या है इनको अब हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो वेयर ओ आई जो होती है हमारी, वो क्या होती है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि हमने ऑब्जर्व की है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। उसके बाद ई आई क्या होती है? ई आई होती है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड है आपकी हो सकती है, या फिर इसको दूसरा नेम बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। तो ओ आई हो गया आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई आई हो गया आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ये जो समेशन गया है ये 1 से n गया है, तो n क्या है आपका? ये स्मॉल n, स्मॉल n हो जाता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी जितनी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, यानी जितनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होंगी, उनका नंबर जो होगा वो n होगा। यानी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था काई स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है। अब काई स्क्वायर टेस्ट को हम कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हम काई स्क्वायर के वर्किंग रूल पर चलते हैं। ठीक है। तो द वर्किंग रूल ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट।
ठीक है, तो जब भी हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस को डिस्कस करना है, तो तब हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करेंगे। और उसका वर्किंग रूल क्या होगा, उसमें क्या स्टेप्स हैं? तो सबसे पहला स्टेप है हमारा डिफाइन अ नल हाइपोथेसिस एच नोट। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मल स्टेटमेंट को एच नोट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में आप डिफाइन करेंगे एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 को, जो कि अगेंस्ट होगी किसके? H नोट के। यानी जो स्टेटमेंट आपका H नोट होगा उसके अगेंस्ट में आपका H1 स्टेटमेंट होगा, यानी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। इसके बाद जब आप स्टेप 2 कर लेते हैं, उसके बाद आप आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में क्या करते हैं आप? स्टेप 3 में आप काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू को फाइंड करते हैं। किस फॉर्मूले से? जो कि काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। इस फॉर्मूले से आप काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 में आप फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर टेस्ट में n-1, जहां पर n क्या है आपका? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके बिहाफ पर आप फाइंड कर सकते हैं n-1। उसके बाद आप फाइंड कर आते हैं स्टेप 5 पर। स्टेप 5 में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना होता है। तो अगर देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम में आपको गिवन है, तो जितना भी गिवन है उसको आप ले लेंगे, उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। और अगर प्रॉब्लम के अंदर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, तो उस केस में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यू 5% ले लेते हैं, जो कि उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। 5% मतलब 5/100, यानी 0.05 अल्फा की वैल्यू आप ले लेते हैं जब अल्फा गिवन नहीं होता है। उस केस में अगर गिवन होगा तो वही वैल्यू आप अल्फा की लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में तो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करी थी काई स्क्वायर की। स्टेप 6 में आप काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे टेबल से, जो कि बोलते हैं हम काई स्क्वायर अल्फा। क्या बोलते हैं उसको? काई स्क्वायर अल्फा। यानी ये काई स्क्वायर की जो टेबल आपको गिवन होगी उससे काई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे, किसके बिहाफ पर? डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिहाफ पर और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बिहाफ पर। क्योंकि काई स्क्वायर की टेबल जब आप देखेंगे तो एक साइड आपको इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ मिलेगा 1 2 3 4 5, और इधर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होंगे 0.05 0.10। तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बिहाफ पर आप काई स्क्वायर अल्फा फाइंड करेंगे, यानी काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये आई काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू स्टेप 6 में, और स्टेप 3 में जो आई है ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे स्टेप 7 में। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है काई स्क्वायर की वो लेस देन होती है काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज क्या होगी? रिजेक्ट होगी। तो कहने का मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए टेबुलेटेड वैल्यू से, तभी नल हाइपोथेसिस जो आपकी एच नोट है वो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से स्टेप 7 में आपको डिसीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने काई स्क्वायर को समझा, उसके वर्किंग रूल को समझा। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन एन इंडस्ट्री ऑन वेरियस डे ऑफ पीक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? किसी इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट्स होते हैं डे वाइज वो गिवन है कि मंडे को कितने एक्सीडेंट होते हैं 14, ट्यूसडे को कितने एक्सीडेंट होते हैं 18, और वेडनेसडे को 12, थर्सडे को 11, फ्राइडे को 15 एक्सीडेंट होते हैं, और सैटरडे को 14 एक्सीडेंट होते हैं। यानी मंडे टू सैटरडे का डेटा आपको गिवन है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स का। ठीक है,
अब इसके बाद आपको टेस्ट क्या करना है, टेस्ट इफ द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। इसका मतलब आपको ये चेक करना है कि जो एक्सीडेंट्स का नंबर है वो वीक में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि नहीं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डे पर ज्यादा एक्सीडेंट होते हों, यानी वो नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो हैं वो किसी डे पर डिपेंड करते हो कि मंडे में ज्यादा होंगे या ट्यूसडे में ज्यादा होंगे, या फिर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी उसमें डे का कोई रोल नहीं होता है। तो ये चेक करना है। अब सबसे पहले जो आपको आइडेंटिफाई करना है जब क्वेश्चन गिवन है, तो देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं है कि आपको काई स्क्वायर टेस्ट यूज करना है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन में काई स्क्वायर टेस्ट यूज होगा। तो देखिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स यहाँ पर गिवन है, तो यानी ये एक्सीडेंट की क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि मंडे में कितने एक्सीडेंट हुए 14, ट्यूसडे में कितने हुए 18। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट क्या है, ये एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है। तो जब भी फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होंगी तो वहां पर आप का स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि वहां का स्क्वायर टेस्ट कब यूज करते हैं, जब आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करते हैं बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स क्या है आपको, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। और कैसी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन है जो कि आपको ने ऑब्जर्व की है पूरे वीक में। ठीक है, कहने का मतलब ये तो क्लियर हो गया कि काई स्क्वायर टेस्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पर आते हैं तो सबसे पहला स्टेप था हमारा कि हम नल हाइपोथेसिस बनाए एक। तो हम एक नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं एच नोट। और एच नोट एक स्टेटमेंट लेते हैं हम। एच नोट में हमेशा हम क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है और जो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है उनमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लेते हैं। यानी हम ये मान के चलते हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। यानी एच नोट में आप लिख देंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। या फिर इस बात को आप ये भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज को कौन डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो इसका मतलब द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, यानी वो किसी डे पर डिपेंड नहीं करते हैं, एक्सीडेंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, नल हाइपोथेसिस हो गई आपकी, द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। अब इसके अगेंस्ट एक नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं H1, जो कि H नोट जो स्टेटमेंट है आपका उसके अगेंस्ट में होगा। तो H नोट में तो एक्सीडेंट्स क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो H1 में एक्सीडेंट्स क्या हो जाएंगे, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो H1 स्टेटमेंट आ जाएगा आपका, द एक्सीडेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, यानी वो किसी वीक के डे पर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। क्लियर, तो ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करते हैं किसको, काई स्क्वायर को। अब काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ओ आई चाहिए, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज तो वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो आपको गिवन होती हैं। यही तो ऑब्जर्वेशंस आई हैं आपकी कि मंडे से लेके सैटरडे तक कितने एक्सीडेंट्स गिवन है, इनका जो नंबर है यही क्या होगा आपका, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होगा। तो यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आपको हमेशा गिवन होंगी क्वेश्चन में। तो क्या गिवन है, ये 14, 18, 12, 11, 15, 14, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी इनको आप बोल सकते हैं ओ आई। ठीक है, तो काई स्क्वायर को कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से आपको। तो ओ आई चाहिए आपको और ई आई चाहिए। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो गिवन है आपको, सबसे पहले इनको लिख लीजिए, क्या क्या गिवन है, 14, 18, 12, 11, 15 और 14। अब आपको फाइंड करना होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, देखिए कोई रेशो तो यहाँ पर गिवन नहीं है आपको। तो यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हैं इन्हें आप इक्वल रेशो में डिवाइड कर दीजिए, यानी इनका एवरेज ले लीजिए। कैसे, मतलब जितनी भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हैं 14 है,
+18 +12 +11 +15 प्लस कहाँ तक है, 14 तक। और कितनी है ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी आ जाएगा वो EI की वैल्यू होगी, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का जो एवरेज आ जाएगा। तो यानी OI का पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, टोटल फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हमने टोटल किया तो कितना आया, 84। अब इस 84 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, OI में कितने नंबर गिवन है आपको, 1 2 3 4 5 6। तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो जो 6 से डिवाइड करके आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, यानी वो यहाँ पर हम लिख देंगे EI। ठीक है, तो क्या आया, डिवाइड किया जब हमने 84 को 6 से, तो वो आया 14। तो सभी के सामने हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है EI, वो कितना लिख दिया, 14 लिख दिया। ठीक है, क्लियर। अब काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला होता है OI - EI होल स्क्वायर अपॉन EI। तो अब ये कॉलम हम यहाँ पर बनाएंगे इसके साइड में, OI - EI होल स्क्वायर अपॉन EI, और इसको कैलकुलेटर में सेट कर लेंगे और यहाँ पर वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने कैलकुलेटर में सेट कर लिया ये फंक्शन, और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इस कैलकुलेटर में हमने सेट कर लिया है। अब इसमें O की वैल्यू जैसे ही आप डालेंगे 14 और EI की वैल्यू डालेंगे 14, तो वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप फंक्शन नहीं सेट करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं, OI - EI है, यानी पहले 14 को 14 से माइनस किया तो 0, उसका स्क्वायर किया तो भी 0, अपॉन EI यानी 14 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 0। और अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर रहे हैं फंक्शन पुट करके, तो उसमें OI और EI की वैल्यूज पुट करते जाइए, तो आपको ये कॉलम में सभी एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। तो ये किसकी एंट्रीज मिली आपको, OI - EI होल स्क्वायर अपॉन EI की। अब क्या करते हैं हम, अब इस कॉलम का सम फाइंड कर लेते हैं, यानी इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा, यानी समेशन आ जाएगा। तो ऐड कर देते हैं इन सबको हम। तो जब हमने इन सब वैल्यूज को ऐड किया तो हमें जो वैल्यू मिली वो कितना मिला, 2.1429। ठीक है, अब देखिए काई स्क्वायर क्या होता है, काई स्क्वायर होता है आपका समेशन ऑफ OI - EI होल स्क्वायर अपॉन EI, यानी इसका समेशन होता है, यानी इस फंक्शन का समेशन ही तो होता है, और इसका समेशन यानी इसका टोटल कितना आया है, 2.1429, यानी काई स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई आपकी, 2.1429 आ गई। और ये काई स्क्वायर की कैसी वैल्यू है, जो आपने कैलकुलेट की है, यानी ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो इसको हमने लिख दिया है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, यानी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी आ गई। जब काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाए, उसके बाद काई स्क्वायर की टेबल से आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, लेकिन टेबल से वैल्यू तभी फाइंड होगी जब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता हो। तो देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है, N - 1, और N क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन है आपको, 1 2 3 4 5 6। तो यानी N की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 - 1 इक्वल टू 5। तो 5 क्या हो गया आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो जब भी गिवन नहीं होती है तो उसको हम कितना ले लेते हैं, 5%। तो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ले लिया 5%। 5% मतलब 0.05। अब हमने काई स्क्वायर की जो टेबल होती है, उस टेबल से काई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे, जिसको बोलते हैं हम काई स्क्वायर अल्फा। किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। और किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो वो वैल्यू देख लेंगे टेबल से आप। अगर टेबल से वैल्यू देखना आपको नहीं आता है तो वो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, मैं टेबल से वैल्यू कैसे देखते हैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो हमने काई स्क्वायर
टेबल से वैल्यू देखी तो वो वैल्यू क्या मिली, टेबल से वैल्यू को हम डिनोट करते हैं काई स्क्वायर अल्फा से। तो वो वैल्यू मिली हमें 11.070। ठीक है। तो ये काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू जो से टेबल से मिली है, ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि आपने कैलकुलेट की है। इन दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं। तो जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने ये देखा काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन है किससे, काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू से। क्लियर। इन दोनों का आपने कंपेयर किया तो यानी ये 2 पॉइंट समथिंग ये लेस देन है 11 पॉइंट समथिंग से। तो यानी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है वो लेस देन है काई स्क्वायर टेबुलेटेड से, यानी काई स्क्वायर अल्फा से। तो जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी लेस देन होती है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। तो अब आप लिख देंगे द नल हाइपोथेसिस यानी एच नोट इज एक्सेप्टेड। तो जब एच नोट एक्सेप्ट हो गई है, इसका मतलब अब जो एच नोट में आपने स्टेटमेंट लिया था, जो कंसीडर किया था, वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। और वो क्या स्टेटमेंट था, आपने लिया था द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। तो यानी यही आपका रिजल्ट माना जाएगा, यही आपका फाइनल डिसीजन माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी द थ्योरी प्रिडिक्ट्स द प्रोपोर्शन ऑफ बीन्स इन 4 ग्रुप्स A, B, C, D, ठीक है, आर इन द रेशो 9:3:1 in an experiment with 1600 beans. The numbers in 4 groups were 882, 313, 287 and 118. Does the experimental result support the theory? अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके 4 ग्रुप्स हैं बीन्स के, एक ए, बी, सी और डी। तो जो थ्योरी है वो थ्योरी ये प्रिडिक्ट करती है, यानी थ्योरी ये बोलती है आपसे कि इन ग्रुप्स में जो बीन्स का प्रोपोर्शन होगा वो किस रेशो में प्रोपोर्शन होगा, 9:3:1। यानी सबसे ज्यादा जो बीन्स होंगी वो किस ग्रुप में होंगी, ए ग्रुप में। फिर उसके बाद बी और सी ग्रुप में जो बीन्स का रेशो रहेगा वो सेम रहेगा, और डी ग्रुप में सबसे कम बीन्स होंगी यानी उनका रेशो 1 है। ठीक है। तो ये तो थ्योरी प्रिडिक्ट करती है कि इन 4 ग्रुप्स में बीन्स का जो प्रोपोर्शन रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 9:3:3:1। अब उसके बाद क्या करते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने 1600 यानी 1000 बीन्स को लिया, उनके नंबर्स को देखा। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि ए ग्रुप में कितनी बीन्स हुई हैं आपकी, 882, बी ग्रुप में 313, और ये 287, और डी में हो गई 118 बीन्स। तो ये रिजल्ट आया आपके एक्सपेरिमेंट का। तो अब आपको ये चेक करना है कि जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, क्या वो जो थ्योरी में आपने बात की थी उसको सपोर्ट करता है कि नहीं सपोर्ट करता है। यानी थ्योरी में क्या बात की थी आपने, थ्योरी में बात की थी कि बीन्स का जो नंबर आएगा वो इस रेशो में आएगा। ठीक है। तो ये आपको चेक करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है। तो ये टेस्ट करना है। अब बात आती है कि इसको आप कैसे चेक करेंगे कि ये काई स्क्वायर टेस्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने बात बताया था आपको, जब भी बात होगी फ्रीक्वेंसी की तो आपको काई स्क्वायर टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ बीन्स, यानी ये बीन्स की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। जब किसी चीज का हम नंबर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो यानी ये फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, जो कि क्या गिवन है, ये गिवन है 4 ग्रुप्स में। यानी फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, इसका मतलब आपको काई स्क्वायर टेस्ट यहां पर यूज करना है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर, काई स्क्वायर टेस्ट का
जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले आप एक नल हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले आपने नल हाइपोथेसिस कंसीडर किया एच नोट। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या लेते हैं आप, मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है और जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड का मतलब क्या था, जो प्रिडिक्टेबल है, यानी जो थ्योरी बात कर रही है वो तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो गई, और जो ऑब्जर्व हुआ है, जो प्रैक्टिकल किया आपने, एक्सपेरिमेंट किया, वो ऑब्जर्व हो गया। यानी दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ थ्योरी एंड द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है वो थ्योरी को सपोर्ट करेगा। यानी आप एच नोट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं स्टेटमेंट, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट्स द थ्योरी। यानी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो थ्योरी जो आपने प्रिडिक्ट की थी उसको सपोर्ट करता है। अब इसके बाद आप सेकंड स्टेप पर आते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं एच वन, जो कि एच नॉट के अगेंस्ट जाता है, एच नॉट वाली जो बात है उसके पूरी तरह से उसका विरोध करता है। तो यानी इसको क्या हो जाएगा, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डज नॉट सपोर्ट द थ्योरी हो जाएगा ये। ठीक है, जब एच नोट आ जाता है, एच वन आ जाता है, उसके बाद आप क्या फाइंड करते हैं, काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। यानी नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फ्रॉम द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर का, ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई का समेशन जो आता है। अब देखिए सबसे पहले काई स्क्वायर को फाइंड करने के लिए आपको एक तो ओ आई चाहिए और एक ई आई चाहिए, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपको चाहिए। तो जो क्वेश्चंस में आपको गिवन है ये तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी ये प्रैक्टिकल में जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है उसमें ऑब्जर्व किया है। तो यानी ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं क्या क्या, 882, 313, 287 और 118, ये ओ आई हैं, आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ओ आई लिख लेते हैं। तो ओ आई लिख लिया हमने। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें कोई रेशो गिवन नहीं था। तो जब रेशो गिवन नहीं होता है तो उस केस में हम ई आई कैसे फाइंड कर लेते हैं, ओ आई का एवरेज ले लेते हैं, यानी उन्हें इक्वल रेशो में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, रेशो गिवन है। क्या रेशो गिवन है, 9:3:1, और ये टोटल वीन्स कितनी थी, 600, यानी ओ आई का जो टोटल था वो कितना है, 600 है। ठीक है, तो अब इन 600 बीन्स को आप किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 9:3:3:1 में। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये जो प्रोपोर्शंस गिवन है इनको ऐड कर लीजिए। तो 9+3+3+1 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए इसकी यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे आप ई आई का। तो सबसे पहले इसके लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फाइंड, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे ई आई। तो वो कैसे करेंगे, देखिए ये ओ आई में फर्स्ट, जो फर्स्ट ग्रुप में है ये ए ग्रुप में, ये बी, ये सी और ये डी ग्रुप में, और इनका रेशो कितना है, तो फर्स्ट वाले का रेशो कितना है, 9। तो इसको आप, ये जो टोटल आया है 600, इसको किस रेशो में डिवाइड कर दीजिए, 9 इसका रेशो है और इस रेशो का टोटल कितना था, 16। तो इस तरह से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से सेकंड वाले में रेशो कितना है, 3। तो जो टोटल है, हमेशा टोटल को डिवाइड करते हैं ना, तो टोटल कितना है ये 1600। तो इसका रेशो कितना हो जाएगा सेकंड वाले का, 3। तो इंटू 3 अपॉन ये कितना है, 16। ये इस तरह से लिख लेंगे। तो इस तरह से हम सभी का ई आई फाइंड कर लेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हमने कर लिया। देखिए टोटल तो कितना आया, 1600। तो 1600 को तो हमने सभी में लिख लिया। अब देखिए इसका रेशियो कितना था, 9। तो 9/16, 16 कैसे आया था, 9+3+3+1, यानी सभी रेशियोज को सम करके।
तो इसको इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, इसका रेशियो था 3 तो 3/16 हो गया, इसका रेशियो भी 3 था तो 3/16, और इसका रेशियो था 1 तो 1/16। जब आपने कैलकुलेशन की तो इसके लिए EI आ गया 900, इसका 300, इसका भी 300 और इसका 100। तो अब OI भी मिल गया आपको और EI भी मिल गया। अब क्या करना है आपको, काई स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक कॉलम बनाना होगा, OI माइनस EI होल स्क्वायर अपॉन EI। ये फंक्शन आपको कैलकुलेटर में सेट करना है, जो कि यहाँ पर बनाएंगे OI माइनस EI अपॉन EI। यानी इसमें OI की पहली वैल्यू क्या देंगे, ये देंगे, और EI की फर्स्ट वैल्यू 900 देंगे, और EI की फर्स्ट वैल्यू इसके लिए 900 देंगे। अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट फंक्शन नहीं पुट करना चाहते तो पहले इन दोनों को माइनस करिए, उसका स्क्वायर करिए और उसको इसी से डिवाइड करते चलिए हर नंबर में। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप ये फंक्शन सेट कर दीजिए, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट करते हैं कैलकुलेटर से। तो हमने ये फंक्शन सेट कर दिया कैलकुलेटर में, और इसमें जब OI की वैल्यू हम पुट करेंगे 882 और EI की वैल्यू पुट करेंगे 900, तो ये मिल जाएगा आपको 0.36। इसी तरह से OI की फिर नेक्स्ट टाइम आप ये वैल्यू पुट करेंगे और EI की ये वैल्यू पुट करेंगे, तो कितनी मिलेगी नेक्स्ट वैल्यू, 0.5633। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज जब पुट करेंगे OI और EI के प्लेस पर तो ये मिल जाएगा, और जब ये दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इस तरह से सभी एंट्रीज आपकी आ जाएंगी। उसके बाद आपको इसका, इस कॉलम का, इन सभी वैल्यूज का टोटल फाइंड कर देना होता है। तो यहाँ पर इसका टोटल फाइंड कर लेते हैं, समेशन फाइंड कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं सभी को। तो ऐड किया तो कितना मिला आपको, 4.7266। ठीक है, तो अब फाइंड करेंगे काई स्क्वायर को। तो काई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ OI माइनस EI होल स्क्वायर अपॉन EI। यानी किसका समेशन है, इसका समेशन, इसी का तो समेशन फाइंड करना है। इसका समेशन यानी इसका टोटल कितना आया है, 4.7266। तो यानी काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 4.7266। और ये कैसी वैल्यू है काई स्क्वायर की, कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो कि आपने कैलकुलेट की है। अब काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे आप टेबुलेटेड, तो उसके लिए अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है, N-1, और N क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस की बने, 1 2 3 4। तो यानी N के प्लेस पर 4 पुट कर देंगे, तो 4 - 1 कितना आया, 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई आपकी 3। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में जब भी गिवन ना हो, तो उस केस में आप क्या ले लेते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा को 5%, यानी 0.05 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया 0.05। अब काई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे हम टेबल से, जिसको हम बोलते हैं काई स्क्वायर अल्फा। किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, और किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, 0.05 पर। तो ये वैल्यू हम देख लेते हैं टेबल से। तो टेबल से ये वैल्यू आ रही है काई स्क्वायर की आपकी 7.815। ठीक है, तो ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू है। दोनों को अब कंपेयर कर देते हैं। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन है, किससे, टेबुलेटेड वैल्यू से। तो जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन होती है तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो अब आप डिसीजन क्या लिखेंगे, द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। यानी जो H0 थी आपकी नल हाइपोथेसिस, वो एक्सेप्ट हो गई है। यानी H0 जो स्टेटमेंट आपने लिया था वो ट्रू है, यानी वो माना जाएगा। और वो क्या क्या स्टेटमेंट था, वो था कि द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट्स द थ्योरी। तो ये आपका फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि द null hypothesis is accepted. This means that the experimental result support the theory. तो इस तरह से ये फाइनल डिसीजन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना काफी है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।